Hello students, how are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths, जहाँ हम बेटा 10th क्लास मैथ्स के MCQs डिस्कस कर रहे हैं सारे चैप्टर्स के। तो आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 के MCQs डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मैं हर वीडियो में बोलता हूँ बेटा मैं सैम्पल पेपर में से लाया हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से लाया हूँ। तो प्लीज़ डोंट स्किप एनी ऑफ द सिंगल क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन देख के जाना। हर एक टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ अलग क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इस आपको वीडियो में इंक्लूडेड मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, रिप्रेजेंट्स टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल, कोइंसिडेंस या इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। ठीक है बेटा, एक बात हमेशा याद रख लेना, हम हमेशा क्या करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं जनरल, सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखनी है। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, सब कुछ लेफ्ट में ले आओ, तो ये क्या बन जाएगी जनरल फॉर्म, 6x माइनस 15y माइनस 18 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, 15 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो बेटा, हमने क्या करना होता है, कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। A1/A2, ठीक है, 2/6 कितना हो गया बेटा, 1/3। फिर B1/B2 -5/-15, ये भी क्या हो गया, 1/3। फिर C1/C2 C/-18, ये क्या हो गया बेटा, -1/3। और आपको पता है कि जब ये शुरुआत की दो चीज़ें इक्वल हो, यानी A1/A2 और B1/B2 सेम हो, लेकिन वो C1/C2 के इक्वल ना हो, तो बेटा वो कौन सी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने आपके लिए लिख के दिखाया, आपने कैलकुलेशन ऐसी स्ट्रॉन्ग करनी है कि एग्जाम में ये करना ही नहीं, सीधा देखना है, दिस इज़ 1/3, दिस इज़ ऑल्सो 1/3, दिस इज़ -1/3, तो पहले दो इक्वल है, दैट इज़ पैरेलल लाइन। चलो 2 सेकंड में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए लिखा था, प्रैक्टिस आपने खूब करनी है ताकि कम से कम लिखना पड़े MCQs में। ओके, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स दिस एंड दिस कोइंसाइड, उसने कहा ये दोनों लाइन्स कोइंसाइड कर रही हैं। बेटा कोइंसाइड तब करती हैं जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों क्या हों, इक्वल हो। ओके स्टूडेंट्स, तो कोइंसाइड क्या कब करती हैं, जब 5/15 किसके इक्वल हो जाएगा, 7/21 के, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3/k के। ओके, ठीक है, तो दिस इज़ 1/3, 7×3 = 21, दिस इज़ ऑल्सो 1/3, तो 1/3 किसके इक्वल हो गया, 3/k के, यानी k इज इक्वल्स टू 9। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नाउ द थर्ड वन इज द लाइन्स XA एंड YB आर। अब देखो बेटा ध्यान से ग्राफ बनाओ, लाइन x इक्वल टू ए, ये तुम्हारा x एक्सिस y एक्सिस है दोनों। ठीक है, x इक्वल टू ए किस टाइप की लाइन होती है बेटा, इस टाइप की लाइन होती है, x इक्वल्स टू ए। ठीक है, और y इक्वल टू बी कुछ इस टाइप की लाइन होगी आपके पास, y इक्वल्स टू बी। तो बेटा ये दोनों लाइन्स हमेशा क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो दीज टू लाइन्स आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। बेटा x इक्वल्स टू ए इस टाइप की लाइन है, y इक्वल टू बी इस टाइप की लाइन है। ओके, बाकी मैं आगे और क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ इस टाइप के, तो तुमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन इज़, हम फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया ना, x इक्वल्स टू ए वाई इक्वल्स टू बी वाला। अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो आगे इस टाइप के और क्वेश्चन हैं जहाँ पे a और b को वैल्यूज़ दे रखी है 2, 3, 1, 4 वगैरह, तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। देखो फोर्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस 1 and 2 हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब बेटा ये देखो, ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे रखे हैं। ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और ये कोइंसाइड, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, यानी यहाँ पे भी k/6 और 1/2 और 2/3 ये सारे हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा, अच्छा सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। ये क्या हो जाएगा, kx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और सेकंड क्या हो जाएगी, 6x माइनस 2y माइनस 3, 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके,
अब फिर से वही बात है, इनफाइनाइट है तो k/6 किसके इक्वल हो गया -1/-2, वो किसके इक्वल हो जाएगा -2/-3। अब देखो बेटा ध्यान से, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो ये तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। पर बेटा अगर मैं सेकंड और थर्ड की बात करूँ, इट इज़ 1/2, इट इज़ 2/3, ये दोनों तो इक्वल हैं ही नहीं, समझ गए। यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये तो बाद की बात है। इनफाइनाइट में क्या होता है, तीनों इक्वल होने चाहिए ना। अगर मैं सेकंड और थर्ड को देखूँ, ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो मेरी k की वैल्यू है दैट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉट अ इनफाइनाइट सोल्यूशन, जबकि यहाँ पे बोला हुआ है, समझ गए। ऐसे करना है इसको। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सॉरी, हाँ जी, द फिफ्थ वन इज द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b ग्राफिकली। हाँ ये देखो बेटा, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है आपका, अब मुझे याद नहीं, स्टैंडर्ड में था, आई थिंक स्टैंडर्ड में था, ठीक है। x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा अभी हमने देख ही लिया, x इक्वल टू a और y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेटा क्या पॉइंट हो गया, a, b टाइप का हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये पहला कोऑर्डिनेट x का होता है जो a के इक्वल है, सेकंड कोऑर्डिनेट y होता है जो b के इक्वल है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे a, b पॉइंट पे, ठीक है। तो पैरेलल तो गया, कोइंसिडेंस गया, इंटरसेक्ट एट b, a, ये भी गया इंटरसेक्टिंग एट a, b, ठीक है बेटा। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है स्टैंडर्ड का। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, बेटा ये भी आपका स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, पहले तो बेटा इसको ढंग से लाइन बना लो, x/a + y/b इक्वल्स टू 1, ये देखो, प्लस y/b इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको ढंग से एक लाइन बना लेंगे, हम करेंगे इसका एलसीएम, तो इट विल बी bx + ay/ab इक्वल्स टू 1, ओके। तो bx + ay इक्वल टू ab, तो ये हमारी लाइन क्या बन गई, bx + ay - ab इक्वल टू 0, ये हमारी एक लाइन बन गई, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो कैसे करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा। ये देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा बेटा एग्ज़ाम में ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुमको पता चल जाए कि इस लाइन और इस लाइन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये दोनों लाइन बिल्कुल सेम है। ऐसे देख के पेपर में घबरा मत जाना, ये हमारी लाइन, ये वाली लाइन बिल्कुल सेम है। अच्छा कैलकुलेशन हम इसी के साथ करेंगे। देखो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट 0 पुट करो। जब मैंने एक्स कोऑर्डिनेट 0 पुट किया तो 0/a तो 0, ये चीज़ तो एलिमिनेट हो गई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी b। अब मैं y को 0 पुट करूँगा, जब y को 0 पुट किया तो 0/b 0 हो गया ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई a, ठीक है। यानी कि जब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। तो एक मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आया 0, b टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ होगा 0, b टाइप का, है ना, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे होगा। एक क्या हो गया a, 0 टाइप का, y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे होगा। ये मान लो कुछ इस तरह से है a, 0 टाइप का, ठीक है। तो बेटा जो हमारी ट्रायंगल बनी वो ये वाली ट्रायंगल बन गई ना, क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला हुआ है कि दिस लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस बेटा x एक्सिस और y एक्सिस को बोलते हैं, ये जो है हमारे पास x और y एक्सिस, ओके। तो यानी कि इस ट्रायंगल का ये जो बनी है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। देखो यहाँ से बेस क्या हो जाएगा, 0 से लेके a तक कितना हो गया a, हाइट कितनी हो जाएगी 0 से लेके b तक कितनी होगी b, तो आंसर क्या आ गया ab/2, ab/2, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, हाफ ab इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बात को समझे बेटा, कितना अच्छा क्वेश्चन था कि हमने डायग्राम बना ली। अब बेस और हाइट की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके हम a तक गए हैं तो बेस a हो गया, 0 से स्टार्ट होके b तक गए हैं तो हाइट b हो गई, तो ab/2 अपना आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन इज इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशंस
दिस एंड दिस रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन देन द वैल्यू ऑफ आर। ये फिर से बेटा को इंसिडेंट आ गया, ठीक है। देखो एक टाइप के 3 3 4 4 क्वेश्चन रखे हैं मैंने ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखो फिर से को इंसिडेंट लाइन आ गई, तो 3/6 A1/A2 किसके इक्वल होगा बेटा, -1/-r, -1/-r किसके इक्वल होगा बेटा, 8/16, 8/16, ठीक है। तो बेटा ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, यानी 1/2 किसके इक्वल है, -1/r के। यहाँ से हमें क्या मिला, r की वैल्यू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 इंटू आर, आर हो गया -1 इंटू 2 -2 हो गया, है ना। तो r की वैल्यू क्या आ गई, -2, ठीक है। देखो 8th क्वेश्चन, इफ़ दीज टू लाइन्स देन x माइनस वाई की वैल्यू। अब बेटा देखो ध्यान से, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि तुम एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन मेथड वगैरह लगा दो, वहाँ से पहले x निकाल लो, फिर y फाइंड आउट करो, फिर उनको माइनस करो। देखो बेटा यहाँ तुमको दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो 3 - 2 1 रह जाएगा, यहाँ पे भी 3 - 2 1 रह जाएगा। तो x माइनस वाई मेरा ऑलरेडी बन रहा है, एलिमिनेशन वगैरह की ज़रूरत ही नहीं। देखो ध्यान से, ये क्या है, 3x + 2y है ना, ये देखो बेटा 3x + 2y = 25 है। दूसरी क्या इक्वेशन है, 2x + 3y = 15, ये देखो 2x + 3y = 15। बेटा अगर मैं इनको माइनस कर दूं, जो हम एलिमिनेशन में करते हैं, तो 3 - 2 क्या हो गया, सिंगल x हो गया, 2 - 3 क्या हो गया, सिंगल y हो गया, और ये आंसर आ गया x - y = 10, सीधा ही। तो x - y तो हमें फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो पेपर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको प्रैक्टिस है तो। ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ आपके लिए लिख रहा हूँ, पेपर में आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिखने की, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 1 और 2 रिप्रेजेंट 2 लाइन्स। अब ये तो बताना ही है कौन सी 2 लाइन्स हैं, ठीक है। तो पहले इनको जनरल इक्वेशन बना लो, 2x - 5y - 6, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, 2x - 5y - 6 = 0। सेकेंड वन इज 6x - 15y - 18 = 0। 6x - 15y - 18 = 0, ओके। अब देखो बेटा A1/A2 2/6, ठीक है, ये कितना आ गया 1/3, -5y - 15 ये भी कितना आ गया बेटा 1/3, -6y - 18 ये भी कितना आ गया बेटा 1/3। तीनों सेम आ गए। तीनों सेम आने का मतलब क्या होता है, को इंसिडेंट लाइन्स। को इंसिडेंट लाइन्स है यहाँ पे, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी बेटा क्वेश्चन ना समझ आए ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको रिपीट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस 1 और 2 रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइन्स। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, पैरेलल लाइन्स, ठीक है। अच्छा, पैरेलल लाइन्स का मतलब क्या होता है कि पहली 2 रेशो तो सेम है, तीसरी सेम नहीं है, यानी A/3। पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया, A/3 किसके इक्वल आ गया, 2/b के, लेकिन वो किसके इक्वल नहीं होगा, 9/18 के, ठीक है। ओके, हमें क्या चाहिए, अच्छा A और B में देखो इक्वल टू वाला रिलेशन है ना, तो यानी कि हम इन दोनों को पिक कर लेंगे। तो A/3 = 2/b है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके AB = 6 बन गया ना, ठीक है कहीं पे AB = ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं। द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन 1 और 2 इज़। इन दोनों का सोल्यूशन, अच्छा बेटा ये इस टाइप का क्वेश्चन पक्का मिल जाता है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला और कैसे करना है, ये देखो ध्यान से, सोल्यूशन वाला क्वेश्चन। बेटा देखो एक मेथड तो ये है कि हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगाएं, लेकिन बात फिर वही है कि 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा मेथड तो करेंगे नहीं हम, ठीक है। तो एक क्या होता है बेटा, सोल्यूशन जो होता है ना, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मैं x और y की ये वाली वैल्यूज़ यहाँ रखूँगा ना, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड सेम आ जाएगी। x और y की ये वाली वैल्यू यहाँ रखूँगा ना, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड सेम आ जाएगी। तो हम सीधा यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, ज़रूरी हमने एलिमिनेशन वगैरह मेथड लगा के इतना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या है, x + y = a + b, ठीक है।
और सेकंड इक्वेशन क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो पहली क्या थी, एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू बी। अब बेटा जब एक्स को ए और वाई को बी पुट करूँगा तो ये ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, चलो एक इक्वेशन तो हो गई। अच्छा दूसरी में करूँगा एक्स को ए वाई को बी, तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर हो गया, बी मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर हो गया। अल्लाह ये भी सेम आ गए, तो ये तो पहली ऑप्शन ही हमारा आंसर बन गई। ठीक है ना बेटा, ठीक है। देखो एक सेकंड ऑप्शन करके बताता हूँ तुमको, मैं एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखो सेकंड ऑप्शन में एक्स को बी और वाई को ए पुट करो, एक्स को बी पुट करा तो इट विल बी बी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी। बिल्कुल ठीक है, प्लस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये कभी नहीं होता, ठीक है, माइनस में नहीं ना आता। तो बेटा अगर एक इक्वेशन में इक्वल आ गया लेकिन दूसरी में नहीं आया, फिर भी वो ऑप्शन गलत ही होगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए 12th क्वेश्चन करते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू लाइंस इज गिवन बाय। अच्छा इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहाँ दो लाइंस मिलती हैं। इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ दो लाइंस मिलती हैं। एक लाइन ये वाली है, दूसरी वाई एक्सिस है। अब बेटा ध्यान देखो, वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है, अभी पीछे क्वेश्चन करा था। यानी कि यहाँ पे एक्स को जीरो पुट कर दो। अगर यहाँ पे एक्स को जीरो पुट करा तो माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी वाई की वैल्यू -3 आ गई। ये लो ऑप्शन नंबर ए, लिखने की ज़रूरत ही नहीं। बात को समझे, वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है ना, तो वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो यहाँ पे एक्स को ज़ीरो कर दो तो वाई -3 आ गया, एक्स ज़ीरो वाई -3। समझे ना बेटा, ठीक है। बेसिकली वो क्या कहना चाहता है कि ये वाई एक्सिस है और ये वाली कोई दूसरी लाइन है जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ऐसे करके। तो वो कह रहा है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो बेटा यहाँ पे वो मिल रही है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है ना, इसलिए मैंने इस लाइन में x को जीरो पुट कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। ओके। अब द पेयर ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इज़, फिर से वही आ गया, ठीक है। यहाँ पे लगाओ a1 a2 b1 b2 और बताओ ये कैसी हैं। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में मिलता है, 2 3 4 भी मिल जाते हैं, ठीक है। पिछली बार इसमें से मेरे ख्याल 3 के 4 क्वेश्चन आए थे। तो 1/2 पहले में क्या आ गया बेटा, ये देखो पहले में क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट क्या है 2/-4, 2/-4। अब देखो बेटा 2/-4 का मतलब क्या हो गया, -1/2। अब 1/2 और -1/2 ये सेम थोड़ी ना होते हैं। तो जब पहले दो ही सेम नहीं आए तो तीसरे को देखना ही नहीं, वो क्या होता है बेटा, कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती, कंसिस्टेंट मतलब जिसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है एक, तो एक सोल्यूशन है, इट मीन्स सोल्यूशन है ना, तो कंसिस्टेंट विद 1 सोल्यूशन। यहाँ पे क्या 2 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन तो बेटा वैसे ही नहीं होते, याद रखना। हमेशा या तो नो सोल्यूशन होता है, या 1 सोल्यूशन होता है, या फिर इनफाइनाइट होते हैं, बस। इन तीनों के अलावा कोई फोर्थ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो जैसे ये 2 आ गया ना, तो 2 तो देख के कट कर दो, समझ गए। चलो 14th क्वेश्चन करते हैं। द 14th वन इज द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशंस y इक्वल्स टू x एंड x इक्वल्स टू 4 इंटरसेक्ट p, दैन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर। ये देखो बेटा डायग्राम बनी हुई है, एक लाइन है x इक्वल टू 4, ठीक है। ऐसी अभी मैंने बनाई थी ना बेटा, ये देखो कि ये स्ट्रेट लाइन होती है x इक्वल टू a टाइप की। तो ये देखो x इक्वल टू 4 ये स्ट्रेट लाइन है, और y इक्वल टू x इस टाइप की लाइन होती है। दोनों दे रखी हैं दोनों, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, हाँ इंटरसेक्ट, यहाँ पे फिर से बेटा इंटरसेक्ट आ गया, मतलब जहाँ दो लाइंस मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट कौन सा है, जहाँ y और x सेम है और x की वैल्यू 4 दे रखी है। अगर x 4 है तो y भी 4 है, ऑप्शन नंबर बी। बात को समझे कैसे देखना शॉर्टकट में, y और x दोनों सेम है, x की वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू भी तो 4 ही होगी, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, x और y की कॉमन वैल्यू दोनों शेयर करते हैं, ठीक है ना। 15th क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस ग्राफिकली, वो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा,
वो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं करके देख लेते हैं। ये क्या आ गया 1/-3 है ना, 1/-3 दैट इज़ -1/3। आगे क्या है 2/-6। अब बेटा 2/-6 की कटिंग करेंगे, ये भी 1/3 आएगा, तो पहले दोनों तो हो गए सेम। अब थर्ड चेक करते हैं 5/1, तो थर्ड क्या आ गया बेटा 5/1 विच इज़ 5, यानी कि पहले दो तो सेम है लेकिन थर्ड वाला सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है नो सोल्यूशन विच मीन्स पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 16th, if the pair of linear equations 1 and 2 has a unique solution x equal to 2 और y equal to 1 then k बताओ। उसने बोला एक यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ रखूँगा, लेफ्ट राइट साइड सेम आएगी, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ रखूँगा, लेफ्ट राइट साइड सेम आएगी, ठीक है ना। तो x को 2 पुट किया, y को 1 पुट किया, तो यहाँ पे 2 - 1 हमें 1 मिल जाएगा, ये तो ठीक है जी। अब यहाँ पे x को 2 पुट कर दो, x को 2 और y को 1 पुट कर दो, ठीक है। x प्लस के वाई इक्वल टू 5, एक्स को 2 और y को 1 पुट कर दिया, तो 2 + k इक्वल टू 5, तो आवर k विल बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। अच्छा ये क्यों दी हुई है, ये वेरीफाई करने के लिए। बच्चे क्या करते हैं सीधा दौड़ पड़ते हैं यहाँ पे आंसर निकालने के लिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता, यहाँ पे ऐसा ही लिखा होता कि x + y इक्वल टू 1, फिर बेटा मैं x को 2 और y को 1 पुट करता, ठीक है, तो ये तो 3 मिल जाता, 1 तो मुझे मिलता ही नहीं, तो यानी कि ये सोल्यूशन ही गलत हो जाता। तो फिर हमारा एक ऑप्शन डी ऐसे दी होती कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जैसे शुरू शुरू में क्वेश्चन आया था ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला, वैसे ही बिल्कुल, ठीक है। तो ये इक्वेशन वेरीफाई करने के लिए है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। ओके चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 3x - y इक्वल टू 8 एंड 6x - ky इक्वल टू 16 जीरो सॉरी रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। ये फिर से कोइंसिडेंट आ गई बेटा। तो कोइंसिडेंट में क्या आता है, तीनों रेशो सेम होती है। तो 3/6, 3/6 का मतलब चलो पहले लिख लेते हैं, 3/6 किसके इक्वल होगा, -1/-के, -1/-के किसके इक्वल होगा 8/16, 8/16। तो ये देख लो बेटा 1/2 ही आ रहा है ना आंसर, ठीक है। तो 1/2 ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 1/k के बराबर आ गया, यानी k की वैल्यू क्या आ गई बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2, ठीक है। चलो 18th वन इज इफ़ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस 1 and 2 आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, देन द वैल्यू ऑफ m। अच्छा दोनों पैरेलल हैं यानी कि पहली दोनों रेशो सेम होगी, तीसरी सेम नहीं होगी। तो देख लेते हैं भाई, पहली दो तो सेम करो, 3/2, ठीक है, 3/2, 3/2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 2m। अच्छा ये सारा लिखना बेटा, y को छोड़ के सारा लिखना, वो b होता है। 2m/5 कितना हो गया 2m/5, ये किसके इक्वल नहीं होगा, लास्ट वन विच इज़ 2। अच्छा बेटा देखो अब यहाँ पे तुमको बताना है, ये देखो यहाँ पे 2 राइट में है, यहाँ पे 1 लेफ्ट में। बेटा इन सब को हमने क्या करना होता है, कैलकुलेशन करने के टाइम एक साइड पे रखना होता है, या तो दोनों को राइट में रखो या दोनों को लेफ्ट में रखो। अब इस 2 को जब मैं लेफ्ट में लेके आऊँगा तो ये -2 बन जाएगा ना, ठीक है। तो इट विल बी -2/1, ठीक है। और ये तो देख लो ऑब्वियसली सेम आ भी नहीं रहे, है ना। तो 3/2 किसके इक्वल हो गया 2m/5, तो 3/2 इंटू 5/2 आ गया बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15/4, तो 15/4 है कहीं पे, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाउ द 19th वन इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k इफ 6, लाइज ऑन द लाइन। बेटा लाइज ऑन द लाइन का मतलब होता है कि ये क्या है सोल्यूशन, जिसको हम रूट भी बोलते हैं, जिसको सेकंड चैप्टर में ज़ीरो भी बोला था, ठीक है। तो यानी कि लाइज ऑन दी लाइन बोल दे, सोल्यूशन बोल दे, रूट बोल दे, ज़ीरो बोल दे, चारों का मतलब सेम है कि ये होता है हमारी x की वैल्यू, ये होती है y की वैल्यू।
जो कि यहाँ पुट करेंगे तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्या बन जाएंगी, इक्वल। वहाँ से अपने के की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, 6 कोमा के है, यानी x की जगह मैं 6 रखूँगा और y की जगह मैं k रखूँगा। ओके, तो वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। 6 प्लस 6 इज़ 12 माइनस 3k इक्वल टू 0, तो 12 इक्वल टू 3k, तो 12/3 क्या आ जाएगा, k। तो यहाँ से कटिंग होके k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नाउ द 20th इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 हैव नो सोल्यूशन। बेटा नो सोल्यूशन दे रखा है, नो सोल्यूशन दे रखा है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अभी बताया था पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन का मतलब पहली दोनों रेशो तो होंगी सेम, थर्ड वाली सेम नहीं होगी, तो कोई बात नहीं। तो k/3, ठीक है, क्या बन जाएगा अपने पास, k/3 किसके इक्वल आ जाएगा, 2/4, किसके इक्वल आ जाएगा, 2/4, जो किसके इक्वल नहीं होगा, 5/1, किसके इक्वल नहीं होगा बेटा, वो 5/1 के। ठीक है, तो अगर मैं k/3 इक्वल टू 1/2 कर लूँ तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, है क्या कहीं पे, ये रहा ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, अब देखो क्योंकि ऑप्शन में नॉट इक्वल टू वाली भी है तो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। तो k/3 अगर नॉट इक्वल टू 5/1 लिखूँ तो क्या आ जाएगा, k इज़ नॉट इक्वल टू 15 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट इक्वल टू में भी कर सकते हैं। तो k की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 15। तो नॉट इक्वल टू में 15 कहीं पे है ही नहीं, इक्वल टू में 15 है, जबकि ये नॉट इक्वल टू 15 है, तो डी ऑप्शन भी गई। ओके, चलिए द 21st इज द वैल्यू ऑफ p इफ़ -2, अच्छा ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब -2, p लाइज करता है इस लाइन पे, तो बस फिर से वही बात आ गई। ठीक है, लाइन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 7, तो 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। कौन सा पॉइंट लाई करता है बेटा, -2, कौन सा पॉइंट है, -2, यानी x की जगह मैं -2 रिप्लेस कर दूंगा और y की जगह मैं p रिप्लेस कर दूंगा, तो वहाँ से p आ जाएगा, -4 -3p प्लस 7 इक्वल टू 0। तो -4 प्लस 7 इक्वल टू 3, -3p इज़ 0, तो 3 इक्वल्स टू 3p, तो 3/3 इक्वल्स टू p, जो कि कटिंग होके 1 आ गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1। अपने p की वैल्यू क्या आ गई, 1 है कहीं पे, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ओके, 22nd इज द वैल्यू ऑफ k इफ़ 6, k लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड। ये तो दोबारा नहीं आ गया मुझे लगता है, हाँ ये दोबारा आ गया बेटा, अभी तो सोल्व करा था k इक्वल टू 4 है, ये था ना 6, k इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका आंसर अभी तो फाइंड किया था k इक्वल टू 4, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए 23rd इज द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस। अब बेटा इस टाइप का अभी पीछे करके हटे हैं, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसमें एक्स 0 नहीं है, इसमें भी एक्स 0 नहीं है, इसमें एक्स 0 है। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं। बेटा x को 0 पुट कर दो तो 4 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 मल्टीप्लाई 0 तो 0 बन गया ना, तो हमारे पास क्या बचा, 3y इक्वल टू 9। हमारे पास क्या बचा, -3y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9/-3, 3 3 ज़र 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो x 0 है और y -3 है, ये रहा। ओके, डी ऑप्शन भी गलत होगी। नाउ द 24th इज द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2 आर। अब इसको बेटा फिर से चेक करना है, ठीक है, बताना है ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, कैसी है। तो बस इसकी रेशो कंपेयर कर लो, और तो कुछ, ठीक है ना, और तो कुछ है ही नहीं, रेशो कंपेयर कर लो बस। चलिए, तो क्या बन गया, 3/4, बेटा ये तो देख के पता चल रहा है, ये देखो पहली रेशो क्या आ गई, 3/4, नेक्स्ट क्या आ गई, 2/8। पहली रेशो क्या थी, 3/4, नेक्स्ट रेशो क्या थी, 2/8, जो कि 1/4 होता है।
अब 3/4 और 1/4 तो सेम है ही नहीं, तो जब पहले दो सेम नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, दैट इज़ यूनिक सोल्यूशन। अब 25th इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 1 and 2 इज, फिर से वही आ गया। यहाँ पे क्या बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ ली, यहाँ पे क्या, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछ लिया। अच्छा अब देखो बेटा, तुमको मैं पीछे बता के हटाऊँ, या तो नो सोल्यूशन होता है, या वन सोल्यूशन होता है, या इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, या तो वन सोल्यूशन होंगे या, अच्छा कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सोल्यूशन है, सोल्यूशन है, चाहे वो वन हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, वो नहीं हमें पता, लेकिन सोल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नहीं है। यहाँ पे आ गया कंसिस्टेंट विद वन सोल्यूशन, यानी कि ये वाली ऑप्शन। यहाँ पे आ गया कंसिस्टेंट विद मैनी सोल्यूशन, यानी कि ये वाली ऑप्शन। बात को समझे? ठीक है, अब देखो क्या टिक करेंगे। तो ऑब्वियसली देखो पहली ऑप्शन तो टिक करेंगे ही नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब हमें पता ही नहीं कि वन है या इनफाइनाइट है। अगर वन होगा तो ये टिक कर देंगे ऑप्शन, अगर इनफाइनाइट होगा तो डी टिक कर देंगे। ठीक है, दोनों तो कर नहीं सकते। ठीक है ना, करते हैं 1 by 1। देखो फर्स्ट क्या आ गई, अच्छा पहले तो बेटा इसको सोल्व कर लो। ये देखो 3/2x + 5/3y = 7। देखो सोल्व कैसे करना है, 3/2x + 5/3y = 7। ओके, अब देखो एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लो। पहले एलसीएम 6 आ जाएगा, तो इट विल बी 9x + 15y = 7। तो इट विल बी 9x + 15y = 42। एक इक्वेशन तो ये आ गई। सेकंड वन क्या है, 9x + 10y = 14। क्या है, 9x + 10y = 14। अब देखो बेटा देख के पता चल रहा है, फर्स्ट में क्या आ गया 9/9 जो कि 1 है, सेकंड में क्या आ गया 15/10 जो कि 1 नहीं होता। ठीक है, इसकी कटिंग कर दी ना अपना 5 के टेबल पे, 3/2 आ गया। तो 1 और 3/2 तो सेम होते ही नहीं होते हैं, तो फिर वो क्या आता है बेटा, यूनिक सोल्यूशन आता है। ओके, चलो 26 क्वेश्चन करते हैं। लास्ट 5 क्वेश्चंस रह गए अपने। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y = 0, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y = 0 एंड y = -7। बेटा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा, मतलब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो y = 0 और y = -7, इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो बेटा। ये रहा, ये होता है तुम्हारा y = 0। ठीक है, y = -7 क्या होगा, जैसे ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7, ये आ गई लाइन y = -7। अब देखो ये दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइन है बिल्कुल, यानी कि नो सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये रहा नो सोल्यूशन। इस तरह का क्वेश्चन पक्का मिल जाता है पेपर में। ठीक है ना, y = 0 ये लाइन थी, y = -7 ये लाइन थी, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन का मतलब होता है नो सोल्यूशन। ओके, इफ़ x + 2y is 5 and x - 2y is 7 then x and y are। अब बेटा फिर से वही बात आ गई, या तो तुम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा के x और y की वैल्यू फाइंड कर लो, या फिर तुम यहाँ सीधा x और y को पुट करने बैठ जाओ। समझ गए, बात समझे? ठीक है ना, अब देखो क्या आएगा, चलो हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। x + 2y क्यों सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इजी है और इसी बहाने आपका जो एलिमिनेशन मेथड है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, तो 2x = 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12/2 यानी कि 6। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में x की वैल्यू 6 नहीं है उसको तो डिलीट कर दो, तो ये ऑप्शन तो गई। इसमें भी x 6 है, इसमें भी x 6 है। अब y फाइंड आउट कर लो बेटा, यहाँ जहाँ मर्जी x पुट कर लो, तो x + 2y = 5। ठीक है, तो 6 + 2y = 5, तो 2y क्या आ गया 5 - 6, तो 2y की वैल्यू आ गई -1, तो क्लियरली y कितना आ जाएगा -½ तो y -½ कहाँ पे है, ये रहा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 28th, इफ़ x a and y b इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हाँ बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
देन ए एंड बी। अब देखो बेटा x इक्वल टू ए और y इक्वल्स टू बी, उसका सोल्यूशन आ रहा है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है अभी बता के हटाऊँ बार बार कि हम क्या करते हैं बेटा, वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह a और y की जगह b पुट करेंगे तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन गया, a माइनस बी इक्वल टू 2 और यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन गई, a माइनस बी इज़ 2 एंड a प्लस बी इज़ 4। अब करना क्या है, देन ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से वही बात है बेटा, या तो एलिमिनेशन वगैरह लगा के ए बी निकाल लो, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है ना, बाय ऑप्शन जाना बेटा इजी रहता है। ठीक है, अब देख लो, ये ए है ये बी है, A3 और B1, ये देख लो, A3 और B1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 ओके है, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 ओके है। चलो पहला ऑप्शन ही मिल गया, ठीक है ना। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 2 बन गया ना, 3 प्लस 1 4 बन गया, यानी कि लेफ़्ट राइट साइड सेम आ रही है, उसी को तो सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब देख लो इसको पुट करके देख लो, -1 -3 क्या बन जाएगा। ठीक है, ए -1 है और बी -3 है, ये आपके लिए कर रहा हूँ थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ए को -1 पुट करा और बी को -3 पुट करा, तो -1 + 3 यानी कि 2, तो पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे ए को -1 पुट करा, बी को -3, तो -4 बन गया, जबकि हमें क्या चाहिए +4, तो ऑप्शन बी हो गई गलत। तुमको मैंने बोला है ना कि अगर एक भी सेटिस्फाई कर जाए दूसरा ना करे तब भी वो सोल्यूशन नहीं बनता, दोनों को करना चाहिए। इसी तरह से 3 और 5 है, 3 माइनस 5 क्या हो गया, -2 बन जाएगा, लेकिन हमें +2 चाहिए, ये भी गया। 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2 बन जाएगा, ओके है जी। प्लस करेंगे 5 + 3 8 बन जाएगा, जबकि हमें तो 4 चाहिए, तो डी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है ना। ये देखो बेटा, ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन है ना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये पता क्या है, 1 पेज का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन में ही हो जाएगा एमसीक्यू में। तुमको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एमसीक्यू का फ़ायदा क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना इन दोनों क्वेश्चंस को। A fraction becomes 8/11 if 2 is added to both numerator and denominator। उसने बोला एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड करेंगे तो वो 8/11 बन जाएगी, अगर 3 ऐड कर देंगे तो 5/6 बन जाएगी। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। ठीक है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। अच्छा, पहले फ्रैक्शन कंसीडर कर लो 7/9, फ्रैक्शन कंसीडर कर लो तुम लोग 7/9। ठीक है, अब देखो 7/9 क्या कर रहा है, उसने क्या बोला है। अब देखो इसको कोई सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर आएगा। उसने बोला है अगर 2 ऐड कर देंगे टू बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तो वो 8/11 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 9/11। बात को समझे, न्यूमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, 9/11 बन गया, जबकि वो क्या कह रहा था 8/11 बन जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब 3/2 लेके चलो, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, 3/2। अब इसमें न्यूमिनेटर में 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, ये क्या बन गया 5/4, जबकि वो क्या कह रहा था 8/11 बनेगा, तो ये भी गया। अब बचा 1/8। ठीक है, 1/8 है, इसमें भी बेटा न्यूमिनेटर में 2 ऐड करा, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करा, तो इट विल बी 3/10, जबकि हमें क्या बोल रहा था क्या बनेगा 8/11, सी भी गया, तो नन ऑफ दी अबव। समझे, दिस इज़ प्योरली बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस। किसी को अगर सोल्व करना नहीं आता कोई चक्कर ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसने जो इंग्लिश में बोला वो करते जाओ। वो कह रहा है अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूंगा तो 8/11 बन जाएगा, इसमें 2 ऐड करा 9 बन गया, इसमें 2 ऐड करा 11 बन गया, 8/11 तो नहीं हुआ, गलत हो गया। ये 5/4 बन जाएगा, 8/11 नहीं है, गलत हो गया। ये 3/10 बन जाएगा, 8/11 नहीं है, गलत हो। चलो 1 सेकंड में क्वेश्चन ख़त्म, 1 सेकंड में क्वेश्चन ख़त्म, समझे। इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क, और यही काम करना है एमसीक्यूज़ में, पेपर में पागलों की तरह। ये इसको पूरे, ये वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुम्हारी बुक से उठाया मैंने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और देख लो 1 सेकंड में सोल्व हो गया एमसीक्यू में। ठीक है, तो
तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमने ये नहीं पागलों की तरह हम करने बैठे हैं पूरा 1 पेज का 1.5 पेज का सोल्व करने बैठे और फिर टिक करें, ठीक है। यूज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब देखो उसी तरह से ये भी बिल्कुल सेम है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। वो कह रहा है जो नूरी है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले अगर मैं नूरी की एज की बात करूं, 5 साल पहले नूरी की एज 5 साल कम होगी और सोनू की एज भी 5 साल कम होगी, तो दोनों की एज में माइनस कर दिया। देखो बेटा यहाँ पे एन नूरी की एज रिप्रेजेंट कर रहा है, एस सोनू की एज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, नूरी की एज क्या थी 3 गुना थी सोनू की एज से, समझ गए, ठीक है ना। तो n-5 क्या हो गया 3s-15, ये ns का चक्कर नहीं पता चल रहा तो xy कर देना, ठीक है। ये देखो कैसे n-5 - 3s + 15 = 0। अगर मैं n को x ले लूँ और इसको मैं y कर दूँ तो ये क्या बन गया, कुछ इस तरह से एक इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या कह रही है 10 years later, 10 साल बाद। अब 10 साल बाद नूरी की एज में 10 साल प्लस हो जाएंगे, सोनू की एज में भी 10 साल प्लस हो जाएंगे, दोनों की 10 साल बढ़ जाएगी ना। नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दुगनी, नूरी की एज क्या होगी 2 टाइम्स होगी सोनू की एज से, ठीक है। तो n+10 = 2s + 20, तो n+10 - 2s - 20 = 0। नूरी की एज x ले लो, इसकी एज y ले लो, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई, ठीक है। हमें क्या करना है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की एज बतानी। अब बेटा इसको सोल्व नहीं करना, देख लो 20 और 50 यानी x, नूरी की एज x है, ये y है, x y पहले तो ये कर लो, ठीक है। अब देखो 20 और 50, इसमें x को 20 पुट करोगे, ठीक है ना, इसमें क्या करोगे x को 20 पुट करोगे और y को 50 पुट करोगे, तो इट विल बी 20 - 5 3s are 150 + 10 = 0। अब देख लो ये सारी चीज़ करके 0 तो नहीं बन रहा ना, तो पहली ऑप्शन तो गई। फिर क्या आ गया 50 20, ठीक है। देखो ध्यान से x को 50 और y को 20 पुट करा, तो इट विल बी 50 माइनस y को 20 पुट करेंगे, 20 3s are 60 + 10, तो 50 + 10 60, 60 - 60 0। चलो एक इक्वेशन तो हो गई। अब यहाँ पे x को 50 क्या था, x को 50 और y को 20 पुट कर देना, x 50 और y 20 पुट करेंगे तो इट विल बी 50 - 2 × 20 40 - 10, तो ये क्या 40 और 10 50 हो गया, 50 - 50 0। लो जी दोनों इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई, तो बी ऑप्शन होगा हमारा आंसर। बात को समझे, कोई एलिमिनेशन वगैरह लगा के सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं, दैट वर सम ट्रिकी क्वेश्चन। ये ट्रिक्स आपको पेपर में कभी अड़ने नहीं देगी, आपके 20 में से 20 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। तो सारे MCQ के सेशंस देखना मेरे, ये थर्ड चैप्टर है, आगे 4th 5th 6th 7th सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रिक्स मैं लाता रहूँगा आपके लिए, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के MCQs के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।